शिक्षक और मेरा नमस्कार है। आज की कार्यशाला स्टोरी टेलिंग अर्थात कहानी बोलना। कहानी का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी गुदगुदी हो जाती है। अर्थात कहानी हम सभी को सुनना बहुत भाता है, वो चाहे एक छोटा बच्चा हो या कोई वयस्क हो। कहानी में हम इतना तल्लीन हो जाते हैं कि हमें उसके आगे कोई दूसरा कार्य सूझता ही नहीं है। प्रायः कहानी कहना या सुनाना लोगों को एक आसान कार्य लगता है और थोड़ा सा इसे ऐसा लेकर के चलते हैं कि यह व्यर्थ की बात है, बेवजह टाइम हम बर्बाद करते। थोड़ी देर हम अपने मन में तो एक कहानी सुन के एक गुदगुदी सी महसूस करते हैं, लेकिन फिर हम बाद में ये बोलते हैं अरे इतना समय तो बीत गया। लेकिन सच माने तो कहानी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। वो वह भाषा है जो हमारे भावों को, हमारे अंदर के विचारों को कहानी के माध्यम से दूसरे के सामने प्रेषित करता है। श्रोता, सुनने वाले श्रोता जो है वे इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें सारी बातें बिल्कुल सजीव सी प्रतीत होने लगती है। कहानी भले काल्पनिक होती है, यह सुनाने वाले के ऊपर आश्रित होता है कि वह किस भाव से कहानी को सुना रहा है। कहानी अगर हम सामान्य रूप से बैठे और बिना हाव भाव के ही यूं ही बोल दिए तो उस कहानी में मजा नहीं आता है। कहानी में उतार चढ़ाव और जब हम अपने एक्सप्रेशन को लाते हैं सामने, तब सुनने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में वो कहानी नहीं, सजीव रूप हमारे सामने आया है। सभी से अनुरोध है, कृपया जुड़ने के बाद आप अपनी माइक को म्यूट कर दें। कृपया आप अपनी माइक को म्यूट कर दें, जिनके भी माइक खुले हुए हैं। तभी कोई, आप जब इस तरह से साथ देंगे तभी कोई कार्यशाला सही रूप से चल पाएगी, अन्यथा वो नहीं चलेगी। तो आपका सपोर्ट चाहिए। अब आते हैं हम कहानी। कहानी हमारे विचारों का सृजनात्मक रूप है, वह हमारी भाषा है, वह हमारी चिंतन शैली है। कहानी को बोलने से पहले हम काफी सोचते हैं, काफी विचार करते हैं। अगर कोई कहानी बनाने के लिए किसी को दिया जाता है, कुछ शब्द दिए जाते हैं, तो वह उस पर सोचता है, विचार करता है, कल्पना की दुनिया में खोता है और तब जाके वह एक कहानी निर्माण करता है। आज के समय में कहानी तो सीबीएसई बोर्ड ने 10th के सिलेबस में भी डाल दिया। मतलब कि हमारे साहित्य में सृजनात्मक रूप डाला है, एक सृजन का श्रृंखला उसमें जोड़ दिया है, जहां बच्चे सोचने की शक्ति को मजबूत करेंगे और वे कुछ नई रचना का निर्माण करेंगे।
अब आइए मैं आपको एक कहानी के दौर में लेके चलती हूँ, और उस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी है, दैट मीन्स मैं कहानी बोल करके ही कहानी को लेके चल रही हूँ। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल के काफी दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक माँ अपने बेटे के साथ गुजर बसर करती थी। एक दिन बेटा को अपनी नानी का घर याद आया। वह अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं नानी के घर जाऊं? माँ ने कहा, कैसे जाओगे? जंगल का रास्ता है, जंगली जानवर भ्रमण करते हैं। उसने कहा कि माँ तुम एक बार बोल के तो देखो, मुझे नानी के यहाँ जाना है। माँ की सहमति से वह बच्चा कुछ खाने के लिए चना चबेना इत्यादि पोटली में बांधा, और नानी के नाम पर तो बच्चे का मन जो होता है वह उत्सुकता से भर जाता है, कब पहुंचे कब पहुंचे। वही चीज उस बच्चे में भी थी, वह उत्सुक था और अपने घर से उछलता कूदता चला जा रहा था। उसे उस जंगल से ही पार करके नानी के घर जाना था। जंगल में प्रवेश किया, कुछ दूर गया तो उसने अपनी तरफ एक शेर को आता दिखा। वह शेर मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। वो बच्चा शेर की गुर्राहट से थोड़ा सहमा, लेकिन वह अपना साहस नहीं खोया। कृपया अपना माइक म्यूट कर दें। कृपया आप अगर सुन रहे हैं तो अपनी माइक को म्यूट कीजिए। हेलो, नागेंद्र सर, आप अपना माइक म्यूट कर लें। नागेंद्र सर, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो अपने माइक को म्यूट कर दें। हेलो नागेंद्र ओझा सर, हाँ, आप अपनी माइक को म्यूट कीजिए कृपया। वह बच्चा अपनी साहस नहीं खोया और वह शेर के आगे कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। शेर अपने पूरे जोश में गुर्रा रहा है। उसे तो भरपूर भोजन मांस के रूप में नजर आ रहा है। बच्चा अपने दिमाग में सोचा और उसने कहा, शेर मामू, बाबू का सम्मान मेरा। आप मुझे खाओगे? शेर ने कहा,
मैं तुम्हें खाऊंगा। अच्छी बात है, तुम मुझे खा लेना, लेकिन अभी तो मैं दुबला पतला हूं। तुम मुझे खाओगे तो मेरी हड्डियां मिलेगी तुम्हें। मैं अभी नानी के यहाँ जा रहा हूँ, नानी के यहाँ जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, शेर मामू तब मुझे तुम खा लेना। नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, शेर मामू तब मुझे तुम खा लेना। शेर को बच्ची की बात थोड़ी देर के लिए विचलित किया और वो सोचा, सही ही बोल रहा है। अभी तो ये छोटा है, दुबला पतला है, नानी के यहाँ तो इसे बहुत खाने पीने की आजादी मिलेगी, खा पी के उधर से मोटा ताजा बन के इसी रास्ते से आएगा और मैं उसे खा लूंगा। रास्ते में इसी प्रकार उसे कई जंगली जानवर मिले और यूं ही वह बहलाता हुआ सबको आगे बढ़ गया। नानी के यहाँ पहुंचा, कुछ दिन नानी के यहाँ वह बिताया। जब उसे वापस जब उसे वापस आना पड़ा, व्यवधान के लिए खेद है, रुकावट हो गई थी। जब उसे अभी चला जब उसे नानी के यहाँ से वापस आना था तो वह थोड़ी सोच में पड़ा कि अभी तो मैं बच के आ गया, अब मैं वापस कैसे अपनी माँ के पास पहुंचूंगा। बहुत सोच विचार में बच्चा डूबा हुआ था। नानी उसके चेहरे की गतिविधियों को भांप गई और उससे पूछी, क्या बात है, तुम काफी उदास नजर आ रहे हो। बच्चे ने सारी बात बताई। नानी ने कहा, बस इतनी ही सी बात है। उसने क्या किया, नानी ने लौकी, जो लौकी होता है, उस लौकी के खोल जो होते अंदर के सारे निकले हुए, तो खोल था, और उसने उसने उसे बिठा दिया, उसके ढक्कन को लगा दिया और उसे क्या किया, लुढ़का दिया। वह बच्चा जंगल के रास्ते गीत गाते हुए लुढ़कते लुढ़कते चला रहा है। सारे जंगली जानवर जब नजदीक आते हुए उस चीज को देख रहे हैं तो उनके लिए अजूबा लग रहा है कि अरे इसमें से आवाज कैसे निकल रहा है, और वो डर करके भाग रहे हैं। इस प्रकार वो बच्चा उन जंगली जानवरों से पार करके वह अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। तो इस तरह की ये छोटी छोटी कहानियां जो है, अब यहाँ बच्चा तो छोटा था, कहीं ना कहीं उस बच्चे से वो सारे जंगली जानवर ताकतवर थे, लेकिन अगर बच्चा वहां पर अपनी विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया रहता तो शायद उस पर वो भारी पड़ जाता। तो जंगली जानवर उस पर भारी पड़ते। बच्चे ने बुद्धि का इस्तेमाल किया, अर्थात इस कहानी से नैतिक यही निकलती है कि बुद्धि बड़ा या ताकत। जब हम छोटे छोटे बच्चों में इस तरह की कहानी को रखें, आधी कहानी कहकर, और जब रोक दें और रोकने के बाद बच्चों से पूछे, बताओ अब क्या होगा, सारे बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के वहां से वाक्य लेकर के आएंगे और सारे का नतीजा भिन्न भिन्न होगा।
अर्थात उस कहानी को जब हम आधे तक पहुंचा के छोड़ देते हैं तो बच्चा ये सोचने लगता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ हलचल सा होने लगता है, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। और जब रोक दिया जाता है तो वह उसे पूरा करने के लिए फिर हलचल में डूबने लगता है। इस प्रकार से कहानी सुनाने की प्रक्रिया जो है वह प्रायः छोटे छोटे बच्चों के कक्षा से प्रायः होती है। छोटे बच्चों को नियंत्रित करना थोड़ा कठिन होता है। उन बच्चों को पाठ प्रवेश में तक लाना कठिन होता है। उन बच्चों को पाठ प्रवेश से लाने से पहले अगर हम उससे जुड़ी हुई छोटी कहानी सुनाए तो बच्चा एकाग्रचित हो जाएगा। इस प्रकार इस कहानी में कुछ जिज्ञासाएं थी। अब इसी कहानी को, ये तो सुनाने वाली बात थी, इसी कहानी को अगर हम आगे लेके चलते हैं तो यह एक कला के रूप में, एक लेखन विधि के रूप में आ जाता है। जो हमारे अध्यापन कार्य में लेखन के रूप में आता है उसे हम कहानी लेखन कहते हैं। अध्यापन विधि में कहानी का प्रयोग कहानी सुनाने से क्या क्या होता है, हम इस चीज को देखते हैं। कहानी एक ऐसा शैक्षणिक उपकरण है जिसे कक्षा के विविध विद्यार्थियों को एक समावेशी कक्षा के रूप में बदल दिया जाता है। अर्थात कहानी जो है क्लास के भिन्न भिन्न बच्चों को एक ही भाव में ला करके रख दिया जाता है और सभी के ध्यान जो है एक ही तरफ हो जाते हैं, वह एकाग्रचित होता है। इसे ही हम कहानी लेखन कहते हैं। यह सीखने का माहौल पैदा करता है। बच्चों में अगर कह दिया जाए कल तुम दूसरी कहानी सोच करके आना और सुनाना, आप कक्षा में जाएंगे और जाते के साथ में बच्चे आपसे साझा करना शुरू करेंगे, मैं कहानी लेकर के आया हूं। अर्थात बच्चों में बहुत उत्साह होता है कहानी सुनाने का। सुनाया कैसे सुनाया, अर्थात वह घर गया, किसी से पूछा या कुछ पढ़ा या अपने मन में सोचा, कुछ तो किया होगा। यही भाव उसमें सीखने की माहौल को वृद्धि करता है। कक्षा को समावेशी कक्षा में होना अत्यंत ही आवश्यक होता है और ये कहानी जो है बच्चों में सहानुभूति के भाव पैदा करते। कभी कभी हम कुछ ऐसी कहानियां सुनाते हैं तो बच्चे उदास हो जाते हैं और उनके मन से एक लगता है अरे बच जाता, कुछ हो नहीं। तो ये सहानुभूति के भाव जो है वो छात्रों में, बच्चों में पैदा करता है। समुदाय के व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से सार्वभौमिक समझ तक पहुंचने की अनुमति देना प्रासंगिक है। कहानियां इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है क्योंकि वे दिमाग को खोलती है ताकि सुनने वाला चीजों को लेने के लिए तैयार हो। अर्थात कहानी में सार्वभौमिक समझ, सभी प्रकार की
समझ को क्या करता है, अनुमति, यानी वह सोचता है, उसके दिमाग से वह एक ऑर्डर टाइप का एक आता है, नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है। जब हम फिल्म देखने बैठते हैं और आगे की आने वाला दृश्य जो होता है, तो हम अपने आप में कल्पना करने लगते हैं, अब ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। और यही आगे की सोचना कहानी का उद्देश्य है। फिल्म फिल्म भी तो एक कहानी ही है। हम पर्दे पर देख करके आते हैं और जब उसी डायलॉग को एक छोटे रूप में बोल करके और एक्सप्रेस करते हैं उसी हाव भाव से, पर वहां हमारे अपने शब्द होते हैं, हमारे अपने वाक्य होते हैं, हमारे अपने विचार होते हैं बताने के। तो ये हमारे अंदर की रचनात्मक शैली को क्या करता है, विकास करता है। और इससे सुनने वाले जो श्रोता होते हैं उनकी एकाग्रता भी बढ़ती है। अब मैं आपको कहानी तो बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। अब जब हम अपने समय की बात करें तो हमारे दादी दादा नाना नानी तो कहानियां सुनाते थे, बहुत लंबी लंबी कहानियां होती थी और गीत गा गा के सुनाया करते थे। अगर आपको याद होगा तो उस तरह के एक वाक्य, कुछ घटना वहां पर हमारे सामने साझा करते थे और उसके बाद वो गीत में आता था। गीत में आता था और वो गीत जो है, उस गीत को सुनने के लिए अब गीत के द्वारा वो कहानी बढ़ जाता था और वो कहानी कई दिन तक, अच्छा आज नहीं खत्म हुआ, अच्छा कल, आज फिर आप सुनाएंगी ना। ये हमारे अंदर जिज्ञासा होता था कि अब इस कहानी में अगला क्या होगा, कैसे होगा। तो बहुत बड़ी बड़ी भी कहानियां होती है और छोटी भी कहानियां होती है। छोटी कहानियों को लघु कथा कहा जाता है, जो अपने छोटे से अंश में ही सारे उद्देश्य की पूर्ति कर देती है। लघु कथा लेखन के लाभ क्या है, दैट मीन लघु कथा जो हम लिखते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए और उससे हमें हमारे अंदर क्या विकास होता है। तो सबसे पहले तो हम ये सोचे कि उसमें होता क्या है, क्या होना चाहिए। कहानी लिखने के लिए हमें सबसे पहले ये सोचना है कि कहानी जो होती है वह बीती हुई बातें होती है और बीती हुई बात अर्थात भूतकाल वह कभी वर्तमान में नहीं होती है। तो हमें प्राचीन समय, एक समय की बात थी, ऐसे करके कहानी को प्रारंभ करना चाहिए। उस कहानी में पात्रों की संख्या बहुत कम हो, पात्रों की संख्या ज्यादा होने से कहानी की रुचि जो होती है वह कम हो जाती है। पात्रों की संख्या हम सीमित रखें। कहानी में कुछ जिज्ञासाएं रखें ताकि आगे जानने की होड़ लगी हो, आगे क्या होगा। भाषा बिल्कुल सरल हो ताकि सामान्य व्यक्ति भी सुने तो उसे समझ में आ जाए, रुचिकर हो। उससे जुड़े हम कहावतों का प्रयोग करके उसे रुचि में डाल सकते हैं, उसे अच्छा बना सकते हैं। और अंत में जब हम कहानी का अंत करते हैं तो वह कभी नकारात्मक नहीं करना चाहिए। कहानी का अंत हमेशा हमें सकारात्मक रूप ही करना चाहिए, क्योंकि अंत जब अच्छा होता है तो सुनने वाले को अच्छा लगता है।
और जब हम लिखे अंत में, या हमें अपने लेखन शैली में ध्यान देना चाहिए कि हमें कहानी जो है वह अंत जो है वो हमेशा सकारात्मक करना चाहिए, अर्थात अच्छी समाप्ति करनी चाहिए। हम लोग अब आते हैं कि लघु कथा लेखन के क्या लाभ होते हैं। आखिर ये कहानी लिखने का मतलब क्या है? कहानी तो हमें कहानी के किताबों से मिल जाएगी पढ़ने के लिए, बहुत सारी किताबें, बालहंस है, चंपक है, चंदा मामा है, बहुत सारी किताबें हैं जहां तरह तरह की कहानियां हैं और वे भरे हुए हैं। लेकिन उसे लिखने वाला तो होना चाहिए ना। एक नई पीढ़ी में कहानी लिखने वाले तो तैयार होने चाहिए ताकि नई नई कहानियां उस चंपक और बालहंस में आते रहे। तो आइए अब हम लघु कथा लेखन के लाभ देखें कि लघु कथा जो होते हैं उसके क्या लाभ होते हैं। लिखने से, यानी कहानी लिखने से पहले हम सोचते हैं तो हमारा कौशल विकास होता है। उसके बाद सृजनात्मकता का विकास होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम उसका सृजन करते हैं। एक आध पंक्ति देकर के छोड़ दिए या उसी कहानी को आधा बता के अगर हम छोड़ दिए तो उसके आगे बच्चे उसका सृजन करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे में सृजन करने की शैली जो होती है वह विकसित होती है। भाषा पर अच्छी पकड़ बनाने में सहायक होता है। धीरे धीरे लिखने और बोलने के क्रम में हमारे अंदर बहुत सारे अच्छे शब्दों का शब्दकोश होगा तो जमा होते जाएगा, और जिससे उस पर हमारी पकड़ हो जाएगी। जिस शब्दकोश के लिए हम सोचते हैं कि अच्छे अच्छे शब्द हम कहाँ से लाएं, किस तरह के वाक्य को हम यहाँ लिखें, तो धीरे धीरे ये लिखने की शैली जैसे जैसे बढ़ती है या बोलने का क्रम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे अंदर भाषा की पकड़ अच्छी होती है। अर्थात यह कथा जो है वह हमारी भाषा में पकड़ को पकड़ने में, भाषा पकड़ पर वो सहायक सिद्ध होती है। सांसारिक अनुभवों की अच्छी समझ होती है। सांसारिक अनुभव अर्थात अगर हम किसी घटनाक्रम को कहानी के रूप में प्रेषित करते हैं तो वह कहीं ना कहीं उस घटना का अनुभव हमें हुआ और हम बताते हैं। या कहानी के माध्यम से आप देखें कि कहानी में नैतिक ज्ञान मिलता है। वो नैतिक ज्ञान हमारे अनुभवों को, उसे सुन करके हमें एक नया अनुभव मिलता है और इन्हीं अनुभवों के माध्यम से हमारे लेखन शैली जो होती है वह अच्छी हो जाती है। असीम आत्मिक सुख का साधना है। असीम आत्मिक सुख, जब आप कहानी सुनाए किसी को और श्रोता एकाग्रता से होकर के सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे, किसी भी प्रकार की कोई उसमें व्यवधान न हो, तो ऐसा लगता है सुनाने के बाद कि आज बहुत अच्छा एक आत्मा में एक अनोखा खुशी और सुख महसूस होता है। जैसे कि कक्षा में हम जाते हैं और जिस दिन पढ़ाने के माध्यम में बच्चों के द्वारा अच्छा रिस्पांस जब हमें मिलता है या हमने जो समझाया और समझाने के बाद बच्चे उसका अच्छा रिस्पांस दिए, तो उस दिन पढ़ाने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि आज का दिन हमारा बहुत सफल हुआ। तो यह एक आत्मिक सुख है। तो ऐसे आत्मिक सुख जो है
वह कहानी जो है एक ऐसे आत्मिक सुख का साधन है। अब मैं आपको एक और कहानी की तरफ लेके चल रही हूं। फिर मैं आपको एक कहानी बता रही हूं। अब मैं कहानी को प्रारंभ करें, उसके बाद कथा के उद्देश्य और आगे की चीजों पर मैं चलूंगी कि क्या उद्देश्य होता है, क्या होता है। बहुत प्राचीन बात है। एक हवेली है। उस हवेली के सामने कुछ दूर वीरान जगह है। जिस वीरान जगह पर एक गरीब अपने 4 बेटों के साथ रहता है। गर्मी का मौसम है। 11 बजे का दोपहर है। गर्म हवाएं अपना सितम फैलाए जा रही है। वहीं पास के खाट पर वह बूढ़ा गरीब बैठा है। वह सफेद कपड़े पहना है। उसके बाल सफेद, अर्थात वह इतना बूढ़ा हो गया है कि उसके चमकदार वस्त्रों की भांति ही उसके सारे केश, भौहें, मूछ, दाढ़ी, सारी चीजें सफेद चमक रही हैं। वह अचानक अपने चारों बच्चों को बुलाता है। और वह बहुत ही गंभीर मुद्रा में अपने चारों बेटों से, वे बेटे छोटे छोटे नहीं थे, बड़े हो चुके थे, अपने चारों बेटों से बोल रहा है, आज रात 12 बजे मैं मर जाऊंगा। आज की रात मेरी मौत हो जाएगी। मौत का नाम सुनते ही मन में खलबली सी हो जाती है। चारों बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उसने पुनः फिर कहा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम ही चारों में से मेरी मौत का जिम्मेदार होगे। अब फिर एक खलबली सी मची। फिर सुनो गौर से। वह जो हवेली का किनारा है, जहां हवेली की सीमा खत्म होती है, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी लाश को वहां गड्ढा खोद के दफन कर देना। तुम चारों में से जो भी मेरी मौत का कारण बनेगा, कि वो मेरी मौत का कारण है, तो उसी जगह पर मैंने बहुत सारा धन संपत्ति दबा के रखा है, वो उसका मालिक हो जाएगा। एक तरफ धन संपत्ति मिलने का लालच, दूसरी तरफ पिता की मौत। समय बहुत कम है।
चारों एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन है उनकी मौत का कारण, और जो पता लगा लेगा कि कौन है कारण, जो पहले पता लगा लेगा वही उस संपत्ति का मालिक बनेगा। अब चारों एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं, उधेड़ बुन में पड़े हैं। देखते देखते शाम से रात गहराई। रात के 11:30 बजे के बाद उन चारों बेटों में से एक बेटा को उस हवेली के सीमा के बाहर एक व्यक्ति गड्ढा खोदता हुआ नजर आया, फावड़ा चलाते हुए नजर आया। उसे शंका हुआ कि उनके 3 भाइयों में से ही जरूर कोई ना कोई होगा। पहले सोचने समझने में वह समय गंवाया, और जब वहां पहुंचता है तो वहां कोई नहीं है, और सिर्फ वहां एक फावड़ा था। वह आगे पीछे चारों तरफ देखता है, और देख करके फावड़ा उठाकर अभी पहला फावड़ा चलाने की कोशिश ही किया था, तब तक उसके तीनों भाई आ गए, और आते के साथ जोर जोर से चिल्लाने लगे कि तुम ही पिताजी की मृत्यु का कारण हो। सभी वहां से दौड़े हुए चले आ रहे हैं अपने पिता को बताने के लिए कि हमने कारण ढूंढ लिया। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते 12 बजने में कुछ सेकंड बाकी रह गया था। उतने देर में पिता बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। उनके चारों बेटा उन्हें उनकी सांसों को टटोलता है, उन्हें हिलाता डुलाता है, लेकिन पिता तो जा चुके थे। चारों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और जो अकेला जो फावड़ा के साथ पकड़ाया था उसे तीनों मिल करके उसे ही उसके ऊपर लगे हुए हैं कि तुम ही पिता की मौत का कारण हो। तुम ऐसा क्या कर रहे थे बताओ, क्यों कर रहे थे ये भी बताओ। उसने कहा कि पहले तो हमारे सामने पिता की लाश पड़ी हुई है, पहले हमें जो काम करना है वो पहले कर ले, उसके बाद मैं बताऊंगा। पिता की आज्ञा के अनुसार हवेली के किनारे गड्ढे खोदे गए, वहां पिता को दफना दिया गया। दफनाने के बाद चारों घर आए और आपस में फिर वही विषय को लेकर आपस में लड़ने लगे। सभी उससे पूछना शुरू किए, बताओ तुम बोले थे कि बताऊंगा बताओ। उसने कहा ठीक है मैं बताऊंगा, रात के 12 बजे का इंतजार करो। रात के 12 बजते ही मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। सभी को बेसब्री से इंतजार। रात का पहर धीरे 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 12 बजने वाला था। चारों वहां पहुंचे, और चारों वहां पहुंचे, तीनों भाई मिलकर के उसे बुरी तरह से झकझोरना शुरू किया कि अब तो बताओ। उसने कहा अच्छा मैं बता रहा हूं। यहां इस आवाज ने
थोड़ी सी आपके मन में हलचल, आप सभी श्रोता के मन में हलचल पैदा किया, इसलिए कि आप अभी ये सोच रहे थे कि वो अब राज बताएगा। ये जो आवाज आई, ये आवाज आपकी तंद्रा को भंगी, क्योंकि आप सुनने के लिए कुछ और तैयार थे कि यहां क्या हो रहा है, अर्थात इस कहानी का क्या अंत है वहां तक मुझे नहीं जाना है। मैं ये बताना चाह रही हूं कि इस कहानी में सजीव रूप देना है। मैंने जैसे जैसे आपको बताया कि एक हवेली है, दोपहर का समय है, तेज लहर, कहीं ना कहीं हम वहां पहुंचते जाते हैं और ऐसे बूढ़े लोग जिनका पूरा हेयर वगैरह सारे चीज क्या होता है सफेद हो जाते हैं, हमारी आंखों के सामने खाट पर सोए हुए नजर आने लगते हैं। तो कहानी में, कहानी को बताना और उसे बताने के दरमियान में उसे सजीव रूप देना ही श्रोता की एकाग्रता को बनाए रखता है। इसके साथ साथ इस कहानी में सस्पेंस है। अब श्रोता के मन में ये बात तब तक उठती रहेगी कि आगे क्या हुआ, क्या उन लोगों को खजाना मिला। और आप जितना सोचेंगे उतने ही विचार उत्पन्न होंगे। कुछ के मन में ये विचार आएगा कि नहीं, वहां खजाना ढूंढने के चक्कर में क्या है, सभी लोग गड्ढा खोद लिए, वहां की मिट्टी को कुरेद दिए। कुछ लोगों के विचार ये हो जाएंगे कि खजाना के चक्कर में चारों आपस में ही लड़ गए। तो इसका अंत बहुत कुछ हो सकता है। अब हम आते हैं लघु कथा लेखन के उद्देश्य। जैसा कि अभी मैंने ये कहानी सुनाया, इसी कहानी के द्वारा इस उद्देश्य पर हम आते हैं। उद्देश्य क्या है? भावनाओं और विचारों को मूर्त रूप देना, मूर्त सजीव रूप। बोलने के दरमियान जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें उस परिस्थिति में ले जाके रख देता है। हम कल्पना की दुनिया में वहां पहुंच जाते हैं और वहां कल्पना में ही नहीं, हम सजीव, हमारी आंखों के सामने सजीव रूप नजर आने लगता है। चिंतन शक्ति और कल्पना को बढ़ावा मिलता है। कल्पना लघु कहानी का उद्देश्य क्या होता है? चिंतन शक्ति। अब मैंने इस कहानी को आधे में छोड़ा तो आप जरूर सोचेंगे कि इस कहानी का अंत क्या है, और सोचिएगा जरूर। अनुभवों को साझा करने का सशक्त माध्यम है। वास्तव में कहानी जो है हमारे अनुभव, जो भी हम कहीं कुछ देखे सुने होते हैं उसे हम इस कहानी के द्वारा ही क्या करते हैं, एक दूसरे तक साझा कर देते हैं। छात्रों की लेखन कौशल को परिमार्जित करना, लेखन कौशल, उनके लिखने की शैली में वृद्धि कर देते हैं। अब इस प्रकार से छात्र जो है साहित्य में रुचि लेते हैं। धीरे धीरे उनको अपने किताब यही चीज हम अपने जब अध्यापन में आते हैं, वर्ग कक्षा में जब हम आते हैं और अपने किताबों की दुनिया में जब हम आते हैं और उसे इसी प्रकार से एक बैकग्राउंड स्टोरी बना करके उस चैप्टर से जुड़ा हुआ जब हम सुनाते हैं तब वहां वो रुचि लेना शुरू कर देता है। तो कहानी के माध्यम से, और या छोटे छोटे बच्चों को यह कहा जाए कि आप 2 दिन बढ़िया से बहुत अच्छे ढंग से आप काम करो तो दूसरे दिन के बाद मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा। आप देखिएगा कि वास्तव में बच्चे 2 दिन बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं। ऐसा होता है क्या मैम? हेलो अनीता मैम, अगर आप जुड़ी हैं तो बताइए। कामना मैम? बिल्कुल होता है। यस मैम। हाँ मैम, यस मैम। होता है ना?
हाँ 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 बिल्कुल, अगर हम ऐसा लालच, यह एक तरह का लालच है, जिस जी। लालच को देते हैं और देने के बाद पुनः फिर हम दूसरे दिन उसको, ऐसा नहीं है कि हम बोले तो छोड़ दिए, आप 2 दिन के बाद उसे कहानी सुनाइए, सुनाइए, देखिए फिर आप बच्चे आपकी अपनी पढ़ाई में भी वह रुचि उतने ही मन से लेगा जी कि जी। मैम हर 2 दिन के बाद में क्या है, एक अच्छी चीज सुनाएंगे। तो इससे बच्चे की एकाग्रता क्या होती है, अच्छी होती है। और दूसरी चीज है कि हमारे वर्ग जो है वह क्या होते हैं, नियंत्रित भी रहते हैं। हाँ, जी मैम, कहानी के माध्यम से जैसे ही आप बोलिए कि चलो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, तो बस बच्चे एकदम एकदम शांत होके और आपको ध्यान से देखेंगे और सुनने की कोशिश करते हैं कि हाँ यस मैम क्या बोलने वाली है। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल ऐसा होता है, और खास करके छोटे छोटे बच्चे ज्यादा होते हैं। मैम वो स्टोरी के लिए बहुत एक्साइटेड हाँ होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अब हम लोग आते हैं कहानी के प्रकार, अर्थात लघु कथा कितने प्रकार के, कैसे हम उन्हें लिखना बताएं, कैसे हम उनके अंदर इस तरह की रचनात्मक शैली को आगे बढ़ाएं। तो कहानी जो है, पहला जो उसके प्रकार है, दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर, दूसरा है दिए गए आरंभिक अंशों के आधार पर, तीसरा है दिए गए चित्रों के आधार पर, और चौथा है दिए गए शीर्षक के आधार पर। अब आइए दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार। प्रस्थान बिंदु क्या है, अर्थात हम बच्चों में प्रायः क्या करते हैं, 2-3 लाइन लिख करके और छोड़ देते हैं। 2-3 लाइन लिखवाएं और इसे क्या किया, छोड़ दिया, कि अब आप क्या करो, इस कहानी को पूरा करो। इससे वह अब उसके आगे की कहानी क्या करेगा, लिखने के लिए बाध्य होगा, और वह सोचेगा कि अब इसके आगे मैं कैसा कहानी लिखूं जो बहुत अच्छा है। तो इस तरह की लेखन शैली जो है वह क्या होती है, प्रस्थान बिंदु कहलाती है, जैसा कि हम कक्षा में भी करते हैं। दूसरा है आरंभिक अंशों के आधार पर। आरंभिक अंशों के आधार पर अर्थात आरंभिक का मतलब शुरू किया, वो कुछ बच्चे को बताया, जैसे कि एक बच्चा है, वह अपनी बातों को अपने ऊपर शेयर करता है, अपने ऊपर बताता है, आरंभिक अपने ऊपर, जिस तरह से कि मैं एक समाचार पत्र होता, तो अगर समाचार पत्र होता तो मैं तो अपने ऊपर उसे पेश करूंगी ना, पहले मैं उसे अपने आप में कल्पना करूं, उसके बाद मैं उसको लिखूंगी। यही चीज यहाँ पर भी है, और इसे क्या करना है कि आधा देना है, इसे भी आरंभिक यानी प्रारंभ का आधा देकर के छोड़ देना है, बच्चा उसे भी लिखेगा। तो इस तरह की कहानी जो है वह आरंभिक है। जैसा कि इस कहानी को मैं आरंभ कैसे करते हैं इसे मैं बता रही हूँ। आज मैं सुबह उठा, मुझे ताजगी का अनुभव नहीं हो रहा था, मैं स्कूल भी नहीं जाना चाहता था, पर पिताजी मुझे डांट डपट कर स्कूल भेज ही दिए। प्रायः ऐसा होता है, बच्चे नहीं आना चाहते हैं और उन्हें घर से जबरदस्ती करके भेज दिया जाता है। स्कूल पहुंचकर मैंने देखा कि हमारे विद्यालय में हिंदी प्रतियोगिता हो रही है, और वह अचानक से इस तरह की प्रतियोगिता आई जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मैं उसमें शामिल हुआ और मुझे उस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। जब मेरे नाम की घोषणा की गई तो मुझे काफी खुशी, काफी
सुख का एहसास हो रहा था। और तब मैं मन ही मन यह सोचा कि आज अगर पिताजी की डांट की वजह से मैं विद्यालय नहीं आता तो शायद यह पुरस्कार मुझे नहीं मिलता। मैं अपने पिता का शुक्रगुजार हूं। तो इस तरह की कहानी जो है यह आरंभिक अंशों पर होती है। तीसरा है चित्र के माध्यम से। ये प्रायः हम कक्षा में करते हैं। प्राइमरी के भी सेक्शन में ज्यादा होता है। आप एक चित्र बना देते हैं और बच्चे उस पर लिखते हैं। अगर इस तरह की चित्र बच्चों को दिखाया जाए तो बच्चे सोचेंगे, चित्र को देख के सोचेंगे कि ये बंदर है, ये आदमी है, टोपी है। यानी जो चित्र उसको दिखेगा उस चित्र को देख करके पहले सोचेगा कि क्या हो रहा है, और फिर वह उस चित्र के माध्यम से अपनी कहानी को पूरा करेगा। चौथे तरह की कहानी जो है वह एक शीर्षक होगा। शीर्षक के एक शीर्षक दे दिया गया और उस शीर्षक को दे करके छोड़ दिया गया कि आप अपनी कल्पना के द्वारा इस कहानी को लिखो। तो कल्पना के द्वारा ही वह बहुत कुछ लिख जाएगा। वह अपनी उस भावना को उसमें समावेशित करेगा, अपने उन विचारों को समावेशित करेगा जो कभी बोल नहीं पाया था। जैसा कि यहाँ पर यदि मैं समाचार पत्र होता, मैंने पहले ही बोला कि अगर इस तरह के अगर विषय आते हैं तो हम पहले कल्पना करते हैं खुद पर कि समाचार पत्र तो सजीव है नहीं, वह तो निर्जीव चीज है, तो कहानी उससे कैसे बनेगा। तो पहले हम न्यूज़पेपर बने, और न्यूज़पेपर बने तो ये सोचे कि न्यूज़पेपर बन करके मुझे क्या खुशी मिल रही है। कि मैं समाचार पत्र होता तो मुझे काफी खुशी होती। क्यों खुशी होती? क्योंकि सुबह सुबह मेरे घर में या अन्य घरों में मुझे लेने की होड़ लग जाती है। मेरे आने का लोग इंतजार करते हैं। मैं सभी प्रकार के खबरों को रखता हूं। मुझ में लोग हर प्रकार के खबर ढूंढते हैं और खुश होते हैं। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि मैं भले ज्ञानों का संग्रह दाता हूं, लेकिन मेरा वजूद सिर्फ कुछ देर ही रहता है। पेपर पढ़ते हैं लोग और पढ़ने के बाद उसे किनारे फेंक देते हैं। फिर भी मुझे उस कार्य से अफसोस नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी मैं व्यर्थ नहीं हूं। मैं किताबों के ऊपर कपड़े बनकर इतराता हूं। अलमारियों पर मेरे द्वारा साज सज्जा का कार्य किया जाता है, और कभी कभी तो उसे ठोंगा का रूप देकर मुझ में तरह तरह की स्वादिष्ट व्यंजन खाकर और कूड़े में उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं। फिर भी मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। कहीं ना कहीं जब मेरी जरूरत होती है तो मुझे लोग कूड़े में भी ढूंढने जाते हैं। इसलिए मैं समाचार पत्र होकर काफी खुश हूं। इस प्रकार से
ये कहानी सुनाने और कहानी लिखने की शैली को मैंने आपके आगे साझा किया। अब मैं आप सबों में से चाहूंगी कि आप इस कार्यशाला के दौरान कुछ अपने विचार दें। हाँ मीना मैम, आपने जिस तरह से इस कहानी लेखन को प्रस्तुत किया वो बहुत ही उम्दा मतलब स्तर मैं कहूंगी वो हमारे प्रशिक्षण का सर्वश्रेष्ठ स्तर मतलब आज आपके द्वारा हम लोग को भी सीखने को मिला। और जैसा आपने बताया कि कहानी लेखन जो है ये बच्चों के मतलब पढ़ने में बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्लास में जाते हैं और बच्चे वहाँ किताबों को पढ़ने में रुचि नहीं लेते, तो वहां पे हम लोग 4-5 लाइनें लिख देते हैं और बच्चों से कहते हैं पूरा कीजिए, तो सारे बच्चों का कलम चलने लगता है और एक साथ हमें बहुत सारी कहानियों का संग्रह मिल जाता है। तो ये कहानी लेखन शिक्षा क्लास को प्रभावी बनाने के क्षेत्र में बहुत अधिक कारगर है। और कहानी लेखन में जिस तरह से आपने मतलब अपने भावों को रखा, ये कहानी के अनुसार विचारों को प्रस्तुत किया, वो वास्तव में बहुत ही मतलब काबिले तारीफ है। आपने बहुत ही अच्छा कहानी लेखन के माध्यम से बच्चों को हम किस तरह से सारी चीजों को सिखा सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, किस किस तरह से कहानियों को दिया जा सकता है। तो अगर हम अपनी कक्षा में छोटे बच्चे हो तो चित्र के माध्यम से, बड़े बच्चे हैं तो कथा के कहानी ये पाठ के अंशों के माध्यम से हम लोग उनको मतलब सिखा सकते हैं। तो आपने जिस तरह से कहानी लेखन के माध्यम से कक्षा को प्रभावशाली बताने का कार्य किया वो वास्तव में बहुत ही उम्दा है। और अगर हम इस तरह इसको अपने कक्षा में अपनाते भी हैं तो हमें कभी मतलब ये नहीं रहेगा कि हमारे कोई भी बच्चे इसे समझे नहीं। तो बहुत ही अच्छा रहा आज का प्रशिक्षण मैम, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जी बिल्कुल मैम, आपने जिस तरीके से ये कहानी लेखन के बारे में बताया जो कि हमारे शिक्षण का एक महत्वपूर्ण भाग है कहानी लेखन, और इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास, चिंतन शक्ति का विकास तो होता ही है। बच्चे बड़े चाव से बड़े ही मतलब इच्छुक होते हैं कहानी सुनने का, और कहानी सुनने के साथ साथ वो बोलना भी चाहते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब कभी बच्चों का नई किताबें जब उन्हें मिलती है तो वे क्या करते हैं कि सबसे पहले किताब के अंदर से ढूंढ करके जितनी कहानियां होती है सबको पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनको उनकी रुचि कहानी में ज्यादा होती है। और जब हम पढ़ाने वाले होते हैं, जब पढ़ाने लगते हैं तो बच्चे पहले से पढ़े होते हैं और हमसे ज्यादा उस कहानी के बारे में बच्चे बताना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि प्रश्न उत्तर लिखने में भी उनके लिए वो इतने सहज हो जाते हैं कि बहुत ही अच्छी भाषा शैली में वो लिख लेते हैं। इसका मतलब यही है कि कहानी लेखन जो ये लेखन कौशल का विकास होता है, श्रवण कौशल का विकास होता है। इससे बच्चे काफी कहानी लेखन से अपने लेखन कौशल में आगे बढ़ते हैं। साथ ही जो वे चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति का जो विकास उनके अंदर होता है। आपने एक पॉइंट और ये कहा था कि वो अपने अनुभवों को साझा करने के का एक ये सशक्त माध्यम भी होता है। तो बच्चे इसमें क्या करते हैं, कहानी तो सुनते हैं, सुनने के बाद वे ये बेचैन भी रहते हैं कि इस कहानी को मैं सुनाऊं भी। और वे क्या करते हैं, अपने दोस्तों को या वे क्लास में टीचर्स को भी कहते हैं सुनाने के लिए कि मैं सुनाऊं, ऐसे करके बच्चे सुनाना भी चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों की भाषा शैली भी, उसका भी विकास होता है इस कहानी के माध्यम से। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये अंग होता है हमारे पढ़ाई का। हमारे हिंदी भाषा में ये कहानी लेखन, कहानी श्रवण कौशल का विकास इस कहानी से होता है। तो ये बहुत ही अच्छे से आपने बताया भी मैम, एक एक बिंदुओं को आपने बहुत अच्छे से उजागर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम आपको भी। जी तो जी मीना मैम, जी बहुत ही सुंदर आज का कार्यशाला ये हिंदी शिक्षण के लिए है। हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली किस तरह से बनाया जाए, इसके लिए तो आपने जो भी हमारे मन में अंदर की कमियां थी उसको आज बहुत ही दूर करने का आपने प्रयास किया। ये हम लोग करके देखते भी हैं। बच्चों को कहानी सुनाने के दौरान
उनके अंदर एक लेखन क्षमता का जो विकास होता है ना, भाषा में पकड़ उनकी बहुत मजबूत होती है। और जैसा कि आपने बताया कि बीच-बीच में कहानी को अधूरा छोड़ करके इससे उनके मानसिक सब कुछ नीलिमा मैम ने बताया कि उन्हें इच्छा करता है कि मैं अब इस कहानी को कैसे सुनाऊँ। तो ये हमारा कहानी शिक्षण जो है, कहानी के द्वारा बच्चों को शिक्षण करने की प्रक्रिया है, बहुत ही हिंदी भाषा को मजबूत पकड़ बनाने के लिए ज़रूरी है। बहुत बढ़िया आज का कार्यशाला हमारे लिए रहा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया मैम। हिंदी कितने प्रभावी तरीके से लागू हो सकती है कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कितनी रोचक हो सकती है, ये बहुत ही अद्भुत रहा आज का सेशन। और कहानी तो सभी को प्रिय है, क्या बच्चे क्या बूढ़े, सारे ऐतिहासिक पात्र तो कहानियों से ही घिरे हुए हैं। तो बच्चों के भीतर खुद से भी कहानी लिखने की क्षमता का विकास होगा और कहानी के माध्यम से उनका चरित्र भी जो है वो एक नए उजागर रूप होता है। जागर होता है। बच्चे खुद को उस समय के लिए कहानी का अपने आप को नायक समझने लगते हैं। और तो ये बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही जानकारियों से भरपूर। और मतलब क्या कहें मैम, हिंदी तो हम लोग बहुत कम सुन रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, माहौल इंग्लिश का बनते चला जा रहा है, लेकिन इस 1 घंटे में हिंदी में हो गए हम लोग। बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। 1 घंटे का ये प्रशिक्षण गागर में सागर भर दिया मैम। अद्भुत कुछ अद्भुत कमी ही नहीं, कुछ बाकी ही नहीं रहा कि कुछ कहा जाए। हनुमान सर बहुत मीना मैम, जी सर। आप जी तो मैम। बिल्कुल आप गागर में सागर भर दी हैं। और हमारे जो हिंदी पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो वो आप कथा लेखन और कहानी लेखन के द्वारा अपने इतने सबके मन में भर दी हैं कि अब ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लोग अब हिंदी को ध्यान न दें और हिंदी पर ध्यान न दें, कहानी लेखन पर ध्यान न दें। कहानी लेखन के द्वारा आपने सबके मन में हिंदी के प्रति रुचि जागृत कर दिया। आज की इस मीटिंग से, आज की इस ट्रेनिंग से सबका मन भर दिया, हिंदी में कर दिया है आपने मैम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपको भी धन्यवाद मैम। इतने देर तक आप लोग मेरी बातों को सुनी ध्यान पूर्वक। आप सभी इतने देर तक, 1 घंटे तक बिल्कुल शांत होकर के मेरी बातों को सुने, इसके लिए जुड़े हुए इस कार्यशाला में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा तहे दिल से हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। जितने भी शब्द कहे जाए आपकी प्रशंसा में वो कम है। और विशेष तौर पर मैं एक बात और इंगित करना चाहूंगी, सारे सदस्य जो लोग सुन रहे हैं और अजय सर और हनुमान सर तो सामने ही है, एक नया आयाम दिखा महिला सशक्तिकरण का। ये एक अच्छी पहल है कि हमारी हिंदी शिक्षिका के रूप में आप सब लोग सामने आई और अपनी बात रखी। हम सबको प्रयास करना है, हम सबको कोशिश करना है कि हम अच्छा अपने विषय में करें और बच्चों के साथ हम न्याय कर सकें। जो आपने कहा कि एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमको आत्म सुख मिलता है, हमारे पास पूंजी यही है, हमारा आत्म सुख। और सारी चीजों जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनसे पहले तो बरी थे ही, वंचित थे ही या उससे परे थे, और आज भी वही माहौल है। इन सब परिस्थितियों में हम अच्छा करें और अपने आत्म सुख को बढ़ाएं, बहुत बड़ा सुख है मैम। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये to ऐसा all of सुख you. है। हाँ, बिल्कुल, ये ऐसा सुख है जो कहीं जिसका बाजार में नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलना है और ये हमारे पास है। हम इस मामले में हम सब धनी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। Thank you. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मिथिलेश सर को फिर से धन्यवाद।